तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आज लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं D1 D का 8 पार्ट। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। नहीं, पहले रुक जाओ, उससे पहले कुछ और बताना है। पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए चले जाते हो। तो फिर ठीक है, चलो हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एली की स्टोरी सुनकर सभी बेसमेंट के लोग पूरी तरह सेंटी हो जाते हैं। एली अपने मन में सोचता है कि कुछ देर पहले तो ये मेरे खाल नोचने के लिए तैयार थे, लेकिन अब ये सडनली इतना फ्रेंडली एक्ट कर रहे हैं केवल टाइगर किंग यूल की वजह से। हम देखते हैं टाइगर किंग यूल को, जो कि अभी भी स्टोरी बताकर उसकी एंडिंग कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसी तरह उसने अपने स्टूडेंट को ये बताकर अपनी आंखें बंद कर ली। इसे बेचारे ट्राइब के लोग बहुत ही मासूमी से सुन रहे होते हैं। हम देखते हैं टाइगर किंग यूल को, जो कि और भी उससे उन सभी को बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है और बहुत ही इमोशनल बातें किया जा रहा होता है। और लास्ट में वो बोलता है कि उसके टीचर ने ये कहा, चलो अब मिलते हैं तुमसे दूसरी लाइफ में मेरे स्टूडेंट। और इतना सुन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हम देखते हैं टाइगर किंग को, जो कि पूरा ब्लैंक हो गया होता है। इधर उसके बंदों के तो आंख नाक सभी जगह से पानी निकल रहा होता है। वो सभी रोते रोते बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा यंग स्टूडेंट इस दुनिया में अकेले कैसे जी सकता है। और मैं बता दूं भाई कि मैंने भी अभी इसकी आगे का स्टोरी पढ़ा नहीं, इसलिए मेरे को भी हंसी आती जा रही है। हम देखते हैं इधर एली को, जो कि बोलता है उससे कि क्या मैंने उसे यही बताया था, और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। हमें दिखाया जाता है इधर टाइगर को, जो कि एलिक से बोलता है जितना मन करे उतना खेल लो, ये सही बेवकूफ है, कुछ भी भरोसा कर लेंगे। इधर एलिक भी स्माइल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं किसी की आवाज आती है, बोलते हैं कि हम इस पे एग्री नहीं हो सकते हैं, और एक इंसान के बातों पे तो बिल्कुल नहीं। आखिर हम उसके वर्ड्स पे कैसे बिलीव करें। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है, जो कि वुल्फ जैसा दिख रहा होता है। तभी कैमेलिया एली को बताती है कि ये ब्लैक वुल्फ के ट्राइब के लोग हैं और ये टाइगर किंग के बहुत ही ज्यादा लॉयल है। एरिक अपने मन में बोल रहा होता है कि अच्छा, तो ये ब्लैक वुल्फ ट्राइब है, तो ये प्राइम मिनिस्टर नोरस के एंसेस्टर्स है। तभी टाइगर किंग उससे बोलता है, रेल्फ क्या तुम मेरे वर्ड्स को डिसओबे कर रहे हो। रेल्फ बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, भले ही वो सच बोल रहा हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि हम अपने क्लैन में एक लोली रेस के बंदे को शामिल कर ले। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या लोली रेस, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे बीच के विश्वास के बारे में नहीं भूले होगे रेल्फ। टाइगर किंग उससे बोलता है, भले ही हमें अबेंडन कर दिया गया है या फिर हमें भगा दिया गया है, लेकिन हम एक ही फैमिली के हैं। हमारा चाहे ब्लड लाइन सेम हो या ना हो, या फिर हम एक रेस से बिलोंग करते हो या ना हो, लेकिन हम सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। रेल्फ उसकी बातें सुनकर वो अपना मुंह बंद कर लेता है और उससे थोड़ा पसीना आने लगते हैं। हम देखते हैं टाइगर किंग को, जो कि वो उससे बोलता है कि अगर तुम इस बिलीव को भूल चुके हो तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे गले को मोड़ डालूंगा। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हम देखते हैं एलिक को, जो कि बोलता है बाउंड्रीज को ब्रेक करना और सभी बीस्टमैन ट्राइब को यूनाइट करना। जैसा कि मैंने सुना है यही एंथ्रोमोर्फ का ऑब्जेक्टिव। टाइगर किंग बोलता है, तो क्या तुम इसके बारे में जानते हो। एलिक बोलता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, जब मैं स्नोफील्ड में अकेले घूमा करता था तो। और हाँ, तुम्हारे इसी बिलीव की वजह से तुम्हारे सभी ट्राइब्स के लोग तुम्हें एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने सुना है कि अधिक से अधिक लोग उस बिलीव से प्रभावित होते जा रहे हैं। और बड़ा ही संत बनते हुए बोलता है, एक ठुकराए हुए इंसान के तौर पे मैंने अपने टीचर से बहुत ही ज्यादा काइंडनेस पाई है, और तुमने मुझे अपने ब्रदर के रूप में एक्सेप्ट किया है। भाई, हमें तो मालूम है ही कितना काइंड है। मेरा मानना है कि तुम्हारे इस बिलीव का एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा बढ़ाना है, जिसे तुम बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। तभी कैमेलिया बोलते हैं, जैसा कि एक मेलविंगर से उम्मीद किया जा सकता है, तुम सभी अपने शब्दों से रास्ता अच्छे से निकालना जानते हो। एलिक उससे बोलता है कि और मैं तुम्हारे उन सभी एक्सपेक्टेशन से मिलता हूँ। मुझे भरोसा है कि मुझे इसे प्रूव करने का मौका मिलेगा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी में शामिल होने के लायक हूँ कि नहीं। तभी रेल्फ बोलता है कि मैंने सुना है कि बिस्टमैन में हायरार्की ताकत से निर्धारित होता है, मतलब एक रैंकिंग मान लो जो उनके ताकत पे निर्धारित होता है। आखिर तुम क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी एरिक बोलता है कि चलो फाइट करते हैं। अगर मैं हारता हूँ तो मैं इस ट्राइब को छोड़ के चला जाऊंगा, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं इस ट्राइब को ज्वाइन करूंगा। तभी रेल्फ गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर एक छोटे इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझसे चैलेंज करने की, वो भी ब्लैक वुल्फ ट्राइब के ग्रेट वॉरियर से। एरिक बोलता है, आखिर तुम इतना बड़बड़ क्यों किए जा रहे हो, क्या तुम डर गए। हम देखते हैं इधर रेल्फ को, जो कि बहुत ही गुस्सा कर रहा था। वो बोलता है, तुम कुत्ते के बच्चे। तभी हम देखते हैं एलिक को, जो कि हंसते हुए बोलता है, अगर ध्यान से देखा जाए वो तो तुम हो, क्योंकि भाई रेल्फ तो एक वुल्फ है जो कि कुत्ते जैसा ही दिखता होगा। हम देखते हैं कैमेलिया को, जो कि उसके बातों से और भी ज्यादा परेशान होती है, कहती है कि मेलविंगर इन सबका कुछ नहीं हो सकता। हम देखते हैं इधर को, जिसका पारा हाई हो गया होता है, और बोलता है कि मैं तुम्हें अब मार डालूंगा। एलिक बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा कर पाओगे। वो दोनों फाइट करने के लिए तैयारी होते हैं। तभी हम देखते हैं टाइगर, जो कि अपना प्रेशर रिलीज करता है, जिससे कि वो दोनों इधर उधर जाने लगते हैं
हैं। तभी टाइगर किंग दोनों से बोलता है, चलो मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, क्या तुम उस रिजल्ट को स्वीकार करोगे अगर तुम्हें इस लड़ाई में अपना जान गंवाना हो। रेल्फ बोलता है, अगर ये इंसान जीत जाता है तो मैं इसे एक फैमिली के तौर पे एक्सेप्ट कर लूंगा। एल्रिक बोलता है कि मैं अपने टीचर की कसम खाता हूँ कि मैं इस फाइट के रिजल्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट करूंगा। टाइगर किंग बोलता है, गुड, तो चलो फिर शुरू हो जा। हम देखते हैं रेल्फ को जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में आकर एल्रिक पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा, लेकिन हम देखते हैं एल्रिक को जो कि उसके वो अटैक को डॉज कर लिया होता है। एल्रिक अपने मन में बोलता है कि जो मैंने स्टोरी बनाई थी वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, मुझे खुद को प्रूव करना होगा टाइगर किंग के सामने। चलो कि इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हम देखते हैं रेल्फ को जो कि उसके ऊपर से आकर अटैक करने लगता है। तभी हम देखते हैं एली को जो कि अपने हैंड को टाइगर के क्लॉ में लाते हुए बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट का फ्यूरियस रस अटैक कर देता है। हम देखते हैं रेल्फ जो कि उसके अटैक से दूर चला जाता है। एलिक बोलता है, क्या तुम मेरे फाइट से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुके हो, केवल एक हिट खाकर ही। रेल्फ बोलता है, आखिर तुमने क्या बोला। तभी हम देखते हैं कि उसके फेस के आगे एकदम पंच आ चुका होता है एलिक का और जोरदार उसके मुंह पे एक पंच दे मारता है। और भाई हम देखते हैं यहाँ पर वो टाइगर किंग को इम्प्रेस करने के लिए बस केवल बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट का यूज किए जा रहा होता है और उस पर लगातार स्ट्राइक पे स्ट्राइक किए जा रहा होता है। यहाँ उसके बंदे बोलते हैं कि रेल्फ टॉप वॉरियर में से एक है, यहाँ तक कि वो सभी रॉयल गार्ड में से ज्यादा ताकतवर है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो केवल वन साइडेड ही पीटे जा रहा है। ये तो बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि एक इंसान बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को इतने अच्छे से यूज कर रहा है। हम देखते हैं उसके मेंबर्स अपने फ्रेंड रेल्फ के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। हम देखते हैं इधर रेल्फ को जो कि अपने घुटनों पे आ चुका होता है। एरिक बोलता है, लगता है ये फाइट बहुत ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गया जितना मैंने सोचा था। टाइगर किंग बोलता है, इतना काफी होगा तुम्हें हमारे में से एक बनने के लिए। तभी हम देखते हैं रेल्फ को जो कि अपने बजर्क मोड में आ चुका होता है और एल्रिक पर पीछे से अटैक कर देता है, जिसे एल्रिक भी नोटिस कर लेता है और बोलता है कि जब विश्व बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो वो अपने रेशनैलिटी को सरपास कर देते हैं और उनके स्ट्रेंथ में मल्टीपल टाइम इंक्रीजमेंट आ जाता है, लेकिन वो अभी इसी स्टेट में केवल अपने इंस्टिंक्ट के जरिए फाइट कर सकते हैं। हम देखते हैं एल्रिक को जिसपे रेल्फ ने अटैक कर दिया होता है। एल्रिक बोलता है कि इस समय इससे हेड ऑन फाइट करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हैंड में मैजिक गैदर करते हुए फ्रीज मैजिक कास्ट कर देता है जो कि सीधे जाकर रेल्फ पे लगती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तभी हम देखते हैं एल्रिक को जो कि वो अपने आइस चेन से उसे चारों तरफ से बांध देता है और उसके पीछे जाकर बहुत जोर से उसके गले के पीछे मार देता है, जिससे कि रेल्फ वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी पीछे ट्राइब के लोग बोलते हैं, आखिर वो मैजिक कैसा था, क्या ये ब्रेड मैजिशियन है, क्या इसने हमें धोखा दिया। एल्रिक अपने मन में बोलता है कि अगर उसे बिना मारे उसे अपने वश में करना था तो मुझे अपने केवल मैजिक का यूज करना है और यही एक मेरा सहारा था। और ये कुछ ऐसी बात है जो कि उन्हें कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। हम देखते हैं वो टाइगर किंग के पास आया होता है और अपने फेस को खुजा रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि बेसी अब कौन सा बहाना बनाऊं, क्या मैं वो स्टोरी बताऊं जो मैंने इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया था। हम देखते हैं टाइगर किंग को जो कि पूरी तरह शांत होता है, जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। थोड़ी देर में वो पलट जाता है पूरी तरह और जोर से हंसने लगता है। हम देखते हैं कि वो उससे शाबाशी देते हुए बोलता है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और देखा जाए तुम्हें बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट और मैजिक दोनों के बारे में मालूम है, वाकई काबिल तारीफ है। एल्रिक अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है कि कोई स्टोरी की जरूरत नहीं है अब मुझे। हम देखते हैं इधर एल्रिक को जो कि सीरियस होते हुए टाइगर किंग से बोलता है कि मुझे केवल इस फाइट में बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को यूज करना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था जो मेरी फैमिली का मेंबर है, तो मैंने इसीलिए मैजिक का यूज किया। टाइगर किंग हंसते हुए बोलता है, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुमने कोई भी रास्ता चुना हो या फिर तुम अपने स्ट्रेंथ को छिपाया हो, जो बैटलफील्ड को जीतता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और यही इस मर्सीलेस वर्ल्ड का फाइटिंग रूल है। और उससे पूछता है कि आखिरकार ह्यूमन तुम्हारा नाम क्या है। देखो अब जाके इसका नाम पूछ रहा है, इससे शुरू में ही नहीं पूछना चाहिए था। एल्रिक बोलता है कि मेरा नाम एल्रिक है। ट्राइब मेंबर बोलते हैं तो फाइट के रिजल्ट के बेस पे अब हम एल्रिक को अपने एक ट्राइब मेंबर के तौर पे मानेंगे। सर ये टाइगर किंग ने बोला होता है और बोलता है, क्या किसी को ऑब्जेक्शन है इस बात से। ट्राइब के मेंबर्स बोलते हैं, अरे बिल्कुल नहीं। दूसरा बोलता है कि मेरी तरफ से भी नहीं। तभी हम देखते हैं टाइगर जो कि अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, और इसी समय से एल्रिक हमारे फैमिली का एक पार्ट है। हम देखते हैं इधर जो कि ट्राइब के दो मेंबर उस रेल्फ को उठा रहे होते हैं। हम देखते हैं रेल्फ को जो कि अभी भी चकरा रहा होता है। तभी उसका स्टोन टैबलेट ग्लो होने लगता है, जिसे देखकर एल्रिक भी हैरान हो जाता है। तभी कैमेलिया उससे बोलती लगता है कि कोई न्यू मैसेज है। तभी हम देखते हैं एल्रिक जो कि स्टोन टैबलेट निकाल लिया होता है और उसमें देख रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने जरूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में कामयाब हो चुके हैं और अब आपका सेकेंड रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया गया है। और भाई मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ये स्टोरी किस किस को ऑड लग रही है। मेरे को तो लगता है कि ये एल्रिक जो है ये खुद का ही ग्रैंडफादर है। मतलब इसका कोई ग्रैंडफादर एंड फादर नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि ये खुद ही था जो कि 300 साल पहले आकर बिस्ट ट्राइब की मदद की थी। अब देखो स्टोरी आगे क्या कहती है, हम स्टोरी के साथ चलेंगे। हम देखते हैं जो स्टोन टैबलेट में रिस्ट्रिक्शन था, सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, उसमें कोई ट्रू नेम को रिवील करने के बारे में लिखा होता है। हाँ, ये एल्रिक के फोर्थ सील के ट्रू नेम के बारे में है। बताया जाता है एक ऐसी जगह जिसे काले रंग से रंग दिया गया है
जहाँ की तेज हवाएं नाइफ के धार से भी बहुत ही ज्यादा तेज है, और उस सील का नाम जिसमें ब्लैक स्नोफील्ड की तेज हवा शामिल है उसका नाम विंटर विंड है। और भाई जो मैंने बताया था ना, जो माउंटेन के पास स्मोकी टाइप का कुछ उसका सील क्रिएट हो गया था, वही है विंटर विंड। एरिक अपने मन में बोलता है ये तो रेयर रैंक का सील है, जो कि एकदम सील ऑफ प्रोबेबिलिटी से सिमिलर है, जो कि माउंटेन किंग ने मुझे दिया था। क्योंकि मैं अभी नहीं जानता कि आखिर ये किस तरीके से ट्रिगर होता है, तो मैं अभी इसे यूज नहीं कर सकता। और तो और गॉड ऑफ कैमिलिया भी यहाँ से गायब हो गई। क्या उसका इरादा मुझे इस सील के बारे में कुछ भी बताने का नहीं है, लेकिन हम देख रहे होते हैं कैमिलिया को जो कि उसके सामने से भी इनविजिबल हो चुकी होती है और उसे फ्लाइंग किस दे रही होती है। तो फिर चलो इसका कोई मतलब नहीं बनता। पहले मुझे अब अपने अरेंजमेंट को क्लियर करने पर फोकस करना पड़ेगा। सीन सिर्फ होता है, हमें दिखाया जाता है मीटिंग हॉल का सीन, जहाँ पर टायर किंग पहले से मौजूद होता है और वहाँ पर वो किसी को आने की अनुमति देता है। हम देखते हैं कि वहाँ से एल्रिक निकल के आता है उसके सामने। टायर किंग बोलता है तो फिर ठीक है, सभी को ध्यान से सुनो, अब ये समय आ चुका है किसी नए को इंट्रोड्यूस करने का ऑफिशियली। आज से एल्रिक हमारे एंथ्रोमॉर्फ के रॉयल गार्ड में से एक है। हम देखते हैं एल्रिक को जो कि अलग ही वेशभूषा में हो चुका होता है, और लेकिन भाई अच्छा भी लग रहा होता है इसमें। एल्रिक उसे ग्रीट करते हुए बोलता है आपका शुक्रिया मुझे रॉयल गार्ड में से एक पार्ट बनाने का। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। एल्रिक हंसते हुए बोलता है सच में ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे याद रखने के लिए मैं तुम्हें अपना पहला मिशन दूंगा। एल्रिक बोलता है जी मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। हम देखते हैं इधर रैफ को और उसके चमचों को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। टाइकिंग बोलता है जैसा कि तुमने बोला कि तुमने इस स्नोफील्ड को घूम चुके हो और घूमते घूमते तुम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो तुम अपने उस एक्सपीरियंस का यूज करो और हमारे ट्राइब को सेटल डाउन होने के लिए एक अच्छा सा जगह ढूंढो। हम देखते हैं एल्रिक को जो कि उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है, तभी अपनी इविल साइड में आ जाता है और बोलता है वेल वेल वेल, क्या ये वो चीज नहीं है जो कि मैं चाहता हूँ। एल्रिक नौटंकी करते हुए बोलता है कि क्या। एल्रिक उससे बोलता है कि हाँ, मैंने एक ऐसा प्लेस तो देखा था जिसने मेरा अटेंशन अपनी तरफ खींचा था। वो जगह बहुत ही बड़े चट्टानों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और आउटसाइडर्स से डिफेंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और तो और वो वाटर सोर्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक है और वहाँ करंट ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी से इफेक्टेड नहीं है, तो वहाँ की मिट्टी सही होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। तभी दोनों साथ में बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे नंबर्स में डेथ वर्म्स हैं। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है, एल्रिक बोलता है, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऐसे स्नोफील्ड में, इतने बड़े स्नोफील्ड में वैसा जगह ढूंढना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हम देखते हैं टाइगिंग को जो कि बोलता है अच्छा तो फिर हम क्या करें, हाँ चलो फिर वो करते हैं। ऐसे बोलकर वो थोड़ा स्माइल करने लगता है। एल्रिक को भी इधर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एल्रिक को जो कि थोड़ा चिड़चिड़ाया हुआ होता है और बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मुझे इन जैसे लोगों के साथ सोल्यूशन को ढूंढना है। हालांकि इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन वो ब्लैक वुल्फ टाइप के लोग हैं और किसी मिशन को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। मुझे लगता है कि ये क्लियर चॉइस है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हूँ कि आखिर वो इंटेंशनली हम सभी को एक दूसरे के साथ क्यों जोड़ रहा है, जबकि हमारा संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं बैठता। तो क्या वो मुझे टेस्ट कर रहा है? तभी हम देखते हैं कोई बंदा आता है एल्रिक के पास और बोलता है सबसे बड़ी हेडेक ये डेथ वर्म्स है जो कि ग्रुप में आए हैं और ये टास्क इजी नहीं होने वाला। हमें बताया जाता है कि इसका नाम योर है जो कि 3rd रॉयल गार्ड कैप्टन है। तभी हम देखते हैं रेल को जो कि एल्रिक का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, ये ऐसा नहीं होता अगर ये अजीब इंसान अपनी अननेसेसरी बातें नहीं करता, तो हमें इस ट्रबल से गुजरना नहीं पड़ता। ईमानदारी से कहूँ तो ऐसी जगह के बारे में इतना अच्छा क्या है जहाँ डेथ वर्म्स घूमा करते हैं। यह संभवतः चिफ्टन का ध्यान अपनी तरह आकर्षित करने का एक छोटा सा प्रयास है। हम देखते हैं कि इसके बाद सुनकर उसके दोनों चमचे भी हंस रहे होते हैं। इधर एल्रिक अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बहन के पकौड़े नहीं सुधरने वाले। तभी रेल फंसते हुए बोलता है वेल इसीलिए इंसान उतने अच्छे नहीं होते। तभी हम देखते हैं योर को जो कि ठीक आकर उसके गाल पर जोड़ की खींच के तमाचा मारता है, जिससे कि उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। हम देखते हैं योर को जो कि बहुत ही ज्यादा फायर अप हो चुका होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उससे बोलता है कि मुझे भरोसा है कि मैंने तुमसे ये पहले ही बोल दिया था कि अपने पर्सनल इमोशन को इस स्क्वाड के अंदर मत लेके आना। और बड़े ही गुस्से में उससे बोलता है कि अगर तुम ऐसा करने की दोबारा कोशिश करते हो तो मैं खुद से तुम्हारे सर को उखाड़ डालूंगा। क्या तुम समझ गए? हम देखते हैं कि वो सभी डर जाते हैं और बोलते हैं कि यस सर, हम अपना बेस्ट देंगे। एल्रिक अपने मन में बोल रहा होता है कि वो रीजन जिसकी वजह से टाइगर किंग यूल ने मुझे यहाँ पर रखा है क्योंकि वो इस बंदे पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अपने इतने कैरिज्मे के साथ वो किसी भी झगड़े को निपटाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। एल्रिक उसे शुक्रिया बोलता है और हंसने लगता है अपने मन में, और वो अपने मन में बोलता है कि ये वो कर रहा है जो कि इसे करना चाहिए, मुझे ये पसंद आया। वो कैप्टन से बोलता है कैप्टन अगर ये डेथ वर्म्स थोड़ा सा भी डेंजर डिटेक्ट करते हैं तो वो अपने अंडरग्राउंड से बाहर नहीं निकलते हैं, क्या कोई रास्ता है उन्हें बाहर निकालने का? कैप्टन बोलता है कि हाँ एक रास्ता तो है, लेकिन इसमें लंबा समय लग जाएगा। एल्रिक उससे पूछता है कि आखिर वो क्या है? कैप्टन उसे बताता है कि हमें एक डीमन प्लांट की जरूरत है। उस प्लांट के फ्रेगनेंस से डेथ वर्म बहुत
बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर हमें ये किसी भी तरीके से हासिल हो जाता है तो हम उन सभी डेथ फॉर्म्स को ग्राउंड पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। हम देखते हैं इधर एल्ली को जो कि अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कैप्टन उसे बोलता है आखिर तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो। एल्ली बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। कैप्टन बोलता है कि हमें उससे जरूरत है डेथ फॉर्म्स को बाहर निकालने के, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है इसे ढूंढना। एल्ली उससे हंसते हुए बोलता है आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे ढूंढ के ला दूंगा। हम देखते हैं यूर को जो कि अपने मन में बोलता है कि मुझे इसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन डेथ प्लांट्स जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन में ग्रो होते हैं, केवल उसे ढूंढना ही ज्यादा मुश्किल नहीं है बल्कि उसे कैसे तोड़ते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यूर को जो कि बोलता है कि हाँ ये इसके लिए नहीं है। हम देखते हैं एल्ली को जो कि उस प्लांट को तोड़ के ला लिया होता है। और भाई जैसा कि हमें मालूम है जिसके बारे में बिस्ट किंग ने इसे बताया था, इस डेथ प्लांट के बारे में पता नहीं लेकिन ये कहाँ से लेके आया है। इधर एल्ली नौटंकी करते हुए बोलता है कि वाह हमने एक जैकपॉट हासिल कर लिया। तभी हम देखते हैं एल्ली को जो कि रैल्फ और उसके बंधु से बोलता है आखिर तुम लोग खड़े क्यों हो वहाँ पर, जल्दी इसे जुटाओ। एल्ली उन सभी डेथ प्लांट्स को तोड़ तोड़ कर उन सबको फेंक दिए जा रहा होता है। एल्ली अपने मन में बोलता है कि मैंने लैबिरिंथ ऑफ ब्लू फॉग में ऐसे प्लांट बहुत सारे देखे थे जिसे मेरे मास्टर ने क्रिएट किया था। हाँ भाई ये वही जगह है जहाँ पर एलिक ने अगस्टिन के साथ प्रैक्टिस की थी। वो बोलता है चूंकि मैं इनके डेमोनिक एनर्जी को साफ तौर पे देख सकता हूँ तो मैं अपनी आंख बंद करके भी इन्हें ढूंढ सकता हूँ और मैं इसे ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं अपने सील को लेवल अप कर पाऊंगा। हम देखते हैं ये बोलते ही वो बहुत ही ज्यादा एविली स्माइल हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं एलिक रैल्फ और उसके सबऑर्डिनेट्स को बोलता है ओएमर्स नंबर 1, 2 और 3 अब मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी तोड़ने वाला हूँ तो तुम भी इसे कैच करने के लिए रेडी रहना। हम देखते हैं इधर रैल्फ और उसके सबऑर्डिनेट्स को जो कि बात उसकी सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी रैल्फ अपने कैप्टन से शिकायत करने लगता है कैप्टन आपने सुना आखिर उसने क्या कहा, उसने हमें मट्स बोला। हम देखते हैं उनका कैप्टन भी उसे लात मार देता है और बोलता है तुम मट्स आके क्या नौटंकी कर रहे हो, जैसा डियर एलिक ने बोला है वैसा करो। रैल्फ रोते हुए बोलता है कैप्टन। हम देखते हैं कैप्टन को जो कि वो भी स्माइल कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सभी बंदे ने बहुत ज्यादा डिमोनिक प्लांट को कलेक्ट कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग को जो कि एलिक से बोलता है अगर देखा जाए तो तुम लोग इतने कम समय में इतने सारे डेथ प्लांट इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, सच में मैं तो अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि तुम लोग कितने सक्षम हो। तभी एलिक टाइगर किंग से हंसते हुए बोलता है ये सब तो इन मट्स मतलब मेरा मतलब कि ये सभी हमारे स्क्वाड के टीम मेंबर की वजह से हुआ है। टाइगर किंग बोलता है हाँ देखने से तो ऐसा ही लगता है। हम देखते हैं रैल्फ और उनके दोनों चमचों का हालत पूरी तरह खराब हो चुका होता है। टाइगर किंग बोलता है चलो अब ये बकबक बंद करते हैं, अब अपने काम को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी उस डेथ प्लांट्स को जलाने लगते हैं जिसकी वजह से उसका फ्रेग्रेंस निकल कर उन सभी डेथ वर्म्स की तरफ जा रहा होता है जिससे कि वो सभी डेथ वर्म्स ग्राउंड से बाहर निकलने लगते हैं। तभी टाइगर किंग सबसे अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी कोई बंदा आता है और बोलता है चिफ्टन एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तभी टाइगर किंग गुस्से में उससे बोलता है आखिर क्या है, अगर वो इंपॉर्टेंट बात नहीं हुआ। तभी वो बंदा बोलता है कि वो फ्यूरी टाइप वो सभी हमारी तरफ आ रहे हैं। और इसके इतना बोलते हैं हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और भाई लोग मैं बड़े एपिसोड इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि तुम लोगों को तो मालूम है मेरे मोबाइल का हालत, मैंने अब पोस्ट कर ही दिया है। मेरे को 5-5 क्लिप सेट करने पड़ते हैं तब जाके 1 घंटे का वीडियो बन पाता है, वरना ऐसे ही लैग करने लगेगा। थोड़ा इस गरीब के प्रॉब्लम को समझो, लेकिन वीडियो रेगुलर आएगा उसके बारे में चिंता मत करो। और इसके केवल 1-2 ही चैप्टर्स बच गए हैं तो आप लोग को कोई और मानवा चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना और आपका कोई रिकमेंडेशन होगा तो मेरे को बताना, लेकिन मानवा बढ़िया होना चाहिए तभी एक्सप्लेन करूंगा। और भाई पहले देख लेना तुम लोग उसकी रेटिंग्स और मतलब कैसा मतलब है वो मानवा, तब मेरे को बताना। और भाई प्लीज किसी ऐसे मानवा के बारे में रिकमेंड मत करना जिसे पहले किसी ने एक्सप्लेन किया हो। और अभी मैं किसी नेक्रोमेंसी टाइप के मानवा पे थोड़ा काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा वो उसके एपिसोड अच्छे लगे तो मैं 1-2 वीडियो डालूंगा और उसके बारे में आप देख के बताइएगा कि अच्छा है कि नहीं, तब मैं जाके उससे कंटिन्यू करूंगा। तो भाई लोग सब्सक्राइब करना भूलना मत और कमेंट करके जो पूछना हो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।